एमसीक्यू कॉन्सेप्ट और रिवीजन की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में मैंने आपको एमसीक्यू कराए हैं और कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, जिसके साथ में एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट साथ में पूरा ज्योग्राफी क्या होगा, रिवाइज होगा। ठीक है। तो मेरा नाम राजेश है और आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी पर राजेश पर करता हूं। और आज क्लास 7 है, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये जो सीरीज है इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन में 10 और 10 का रेशियो रहता है। 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं और 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से होते हैं। अभी ये सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है। टॉपिक वाइज का मतलब है कि जैसे 10 क्वेश्चन मैंने नदियों से ले लिए और 10 क्वेश्चन कहाँ से ले लिए, हमने वायुमंडल से ले लिए। तो ऐसे टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। आप अगर शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखेंगे या जो मैंने वीडियो पढ़ाए हैं वो अगर देखेंगे, तो आप लास्ट में देखेंगे कि आप जितनी भी चीजें पढ़े हैं आपको उसका रिवीजन होगा। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो ये सीरीज धीरे धीरे चलती रहेगी, जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। इसमें भूगोल में संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसको मैंने क्या बोला है, छोटा पैक बड़ा धमाका। छोटा पैक बड़ा धमाका मतलब है आप 20-20 क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपके पास में बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। और आप फिर कोई भी एग्जाम दीजिए, इवन यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एनडीएस सीडीएस यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है, सीएपीएफ का या किसी भी स्टेट पीएससी का, किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी आती है, इन क्वेश्चन को करने के बाद में आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके साथ साथ में क्या होगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आज का जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल है कि द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में निम्नतम तापमान अवलोकित दर्ज किया जाता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें समझिएगा। सबसे पहली बात है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे जो नीचे के लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर आपने पढ़ा था, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे आप सतह से ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगा, कमी होगी। लेकिन वो कमी क्या होती है, नॉर्मल लैप्स रेट होती है, सामान्य पतन दर होती है। इसमें क्या बताया था मैंने कि 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और 1 किलोमीटर की हाइट पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान कम होता है। ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि सॉरी ये 8 से 16 से 18 किलोमीटर का जो ट्रोपोपॉज है, यहाँ पर ये विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा पर, ये ध्रुवों पर होती है ऊंचाई, ये ध्रुवों पर है और ये कहाँ पर है, विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो तापमान होता है, वो तापमान में आप देखेंगे तो ध्रुवों के पास 40 से 45 डिग्री माइनस में टेम्परेचर होगा और यहाँ पर क्या होगा, भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के ऊपर जो ट्रोपोपॉज है वहां पर 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में टेम्परेचर होगा। फिर यहाँ समताप मंडल में देखेंगे तो तापमान बढ़ता है और जो मेसोस्फीयर है यहाँ पर तापमान घटता है। जिसमें जो मेसोपॉज है, मतलब कि वो मध्य सीमा है, मेसोपॉज है, यहाँ पर देखेंगे तापमान कितना होता है, 90 से ज्यादा, मतलब कि 90 डिग्री टेम्परेचर माइनस में इससे ज्यादा तापमान यहाँ पर होता है। लगभग लगभग कभी कभी देखने को मिलता है -100 डिग्री भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो थर्मोस्फीयर है, नाम ही थर्मो, थर्मो का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होना। तो इसके ऊपर क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे कम तापमान कहां पर दर्ज किया जाता है, वो किया जाता है मध्य सीमा, या कह सकते हैं जो मेजोस्फीयर है, सॉरी मध्य मंडल, या कह सकते हैं जो मेजोस्फीयर है, वहां पर दर्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। तो हिंदी में है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। क्यों, मतलब कि जो जेट होते हैं वो समताप मंडल के निचले भाग में क्यों उड़ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं। फिर कहता है उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही या सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा सी, ए और बी दोनों। यहां पर हम समताप मंडल के बारे में देखते हैं। तो समताप मंडल में सबसे पहली बात है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो क्षोभ सीमा से 80 किलोमीटर है। ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें तापमान बढ़ता रहता है, क्योंकि ओजोन के द्वारा सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है। तीसरी बात, ओजोन की उपस्थिति के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। और चौथी बात, ओजोन का बनना रासायनिक प्रक्रिया है, इसे रासायनिक मंडल या कीमोस्फेयर भी कहते हैं। इस
मंडल में, अभी इस मंडल में जलवाष्प और धूल कण की अनुपस्थिति होती है तथा वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह भी नहीं होते हैं, वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह भी नहीं होते हैं, इसलिए यह मंडल मौसमी परिवर्तन से रहित होता है। यही कारण है कि जेटयान या वायुयान उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त या अनुकूल होते हैं। यही बात इस क्वेश्चन में बोली गई थी, तो इसलिए आंसर क्या इसका सही होगा? आंसर होगा सी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। वायुमंडलीय परतों के स्तरण संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल स्टॉर्म्स एंड द क्लाउडनेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्ट्रेटोस्फेयर। सभी तूफान और मेघाच्छन्न समताप मंडल की तक सीमित रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, सिरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द टोपोस्फेयर। पच्छाद मेघ क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर बनते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर इज आल्सो एन आइसोक्लिनिकल लेयर। समताप मंडल समन परत भी होती है। कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। तो कौन सा सही होगा? तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इसमें कि सभी तूफान और मेघाच्छन्न, सभी स्टॉर्म्स एंड क्लाउड्स कहां पे है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये चीज गलत है। क्यों भाई? स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता, कहां पर होता है? ट्रोपोस्फेयर में। कहां पर होता है? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में होता है। और यहां पर मौसम संबंधी सभी गतिविधियां होती हैं। मौसम संबंधी सभी गतिविधियां होती हैं, सभी गतिविधियां होती हैं, मौसम संबंधी सभी गतिविधियां होती हैं, करेक्ट। तो ये वाला पहला तो गलत हो गया, जो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? ये पच्छाद में क्षोभमंडल के ऊपरी परतों पाए जाते हैं, ये भी सही है। और समताप मंडल में आइसोक्लिनिकल लेयर्स होती हैं, ये भी यहाँ पर सही है। तो 2 और 3 करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि निम्नलिखित कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन लेयर इज मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर लाइज 55 टू 75 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। फिर क्या है? ओजोन ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है। और चौथा स्टेटमेंट है, ओजोन लेयर हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही? 1 2 1 3 2 3 और 3 4। अब यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन देखिए, कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पर देखिए कि जो ओजोन परत मुख्य समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको पता है, हमें भी, ये सबको पता है, वो सिंपल सवाल है। तो पहला तो सही हो जाएगा, तो ये नहीं होगा आंसर, सी और डी नहीं होगा। फिर कहता है ओजोन, ये देखिए ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है। तो ये तो हमें ही पता है कि कोई महत्व है। क्या है महत्व है कि ये क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो 1 और 3 सही हो गया, 2 गलत हो गया। कि 55 से 75 तो नहीं हो सकता, 75 होगा कहां पे हो जाएगा? ये तो मीसोस्फीयर हो गया, मध्यमंडल हो गया। तो मध्यमंडल में तो पाई नहीं जाती, इसलिए क्या होगा? स्टेटमेंट 2 गलत होगा। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 और 3, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, which of the following statement about the atmosphere is correct है? वायुमंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट क्या है? एटमॉस्फेयर, पहला स्टेटमेंट है, एटमॉस्फेयर है डिफाइंड अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिन्स until it became imperceptible। वायुमंडल की निश्चित ऊपरी सीमाएं होती है, परंतु धीरे धीरे विरल होता जाता है जब तक कि यह अनवाग्मय इंसेप्टेबल ना हो जाए। फिर कहता है वायुमंडल की कोई ऊपरी निश्चित सीमा नहीं होती, परंतु धीरे धीरे विरल होता है जब तक यह अनवाग्मय ना हो जाए। तीसरा स्टेटमेंट है, वायुमंडल की निश्चित ऊपरी सीमाएं होती हैं, परंतु धीरे धीरे यह घना होता जाता है जब तक यह अनवाग्मय ना हो जाए। चौथा स्टेटमेंट है, वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं होती है, परंतु धीरे धीरे घना होता जाता है जब तक यह अनवाग्मय ना हो जाए। यहां पर आप देखिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट कौन सा सही कह रहा है? ये दोनों स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? जस्ट अपोजिट दिख रहा है। यहाँ पर कह रहा है वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा, निश्चित ऊपरी सीमा होती है, ऊपरी निश्चित सीमा नहीं होती है, धीरे धीरे विरल होता है, धीरे धीरे विरल होता है। तो बाकी स्टेटमेंट सेम है। यहाँ पर भी क्या देखो, वायुमंडल की ऊपरी निश्चित सीमा होती है, ऊपरी निश्चित सीमा नहीं होती है, वह धीरे धीरे घना होता है, बाकी सब सेम यहाँ पर है। तो 2 स्टेटमेंट देखिए अलग अलग नेचर के हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा है कि वायुमंडल की कोई ऊपरी निश्चित सीमा नहीं होती है, परंतु यह धीरे धीरे विरल होता है जब तक यह
वह गम्य न हो जाए। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात यहाँ पर है कि वायुमंडल की कोई स्पष्ट सीमा नहीं, मतलब कि कहाँ तक वायुमंडल है नहीं पता। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं, तो हमारा जो घनत्व है, मतलब वायु का जो घनत्व है वो क्या होता है? कम होता जाता है और आखिरी में लास्ट में जाते-जाते क्या होता है? वो अंतरिक्ष में यह क्या होता है? वैक्यूम में शामिल हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम तो जानते हैं कि भाई वायुमंडल है, उसकी सबसे आखिरी परत कौन-सी है? वो एक्सोस्फीयर। लेकिन एक्सोस्फीयर कहाँ खत्म होता है ये भी नहीं पता है। तो धीरे-धीरे क्या होता है, ये भी अंतरिक्ष में क्या होता है? विलीन होता है। इसलिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर बी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आकाश के नीलेपन का कारण क्या है? तो आकाश नीला क्यों होता है? तो आकाश नीला क्यों होता है? वायुमंडल द्वारा ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर ऑफ द ब्लू लाइट्स बाय द सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लू लाइट्स बाय द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल द्वारा नीले प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरी बात, वायु अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। वायु द्वारा नीले रंग का उत्सर्जन होता है जलवाष्प की उपस्थिति के कारण। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जलवाष्प की उपस्थिति कोई मतलब नहीं निकलता। आप वायु द्वारा नीले प्रकाश का उत्सर्जन ये भी नहीं बनता है। वायुमंडल का नीले नीले प्रकाश का अवशोषण ये भी नहीं बनता। तो क्या बन जाएगा? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है? हम देखिए सूर्य का प्रकाश आप इस पे देख पाएंगे। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है इसमें और इस पे ये कोई कण है, वायु कण है, इसे टकराता है और फैल जाता है और फैल जाता है। इससे क्या बोलते हैं? इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो वायु अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसकी वजह से आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विंड इज ऑफन फाउंड टू ब्लो इन ए हॉट समर डे ड्यू टू। तप्त ग्रीष्म दिवस में वायु का गमन होना, इसकी वजह क्या है? मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि जो गर्म दिन होते हैं, समर डेज होते हैं, इसमें वायु बहती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर वायु एवं मिट्टी के बीच ऊष्मा का संचलन। दूसरा, मिट्टी के विकिरण से। तीसरा, वायु के संवहन से। चौथा, क्या है में से कोई? तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा तीसरा, वायु के संवहन से। अब देखिए, वायु का संवहन यहाँ पर क्या कहोगे? वायु का संवहन का मतलब है कि जब पृथ्वी गर्म होती है, जब सतह गर्म होता है, तो इससे इसके पास पाए जाने वाले जो गैसेस हैं या वायु कह सकते गर्म होती है। ये जब वायु गर्म होती है तो ऊपर उठती है, फैलती है, हल्की होती है, तो ऊपर उठने लगती है। इसको क्या बोलते हैं? संवहन। तो जब गर्मी के दिन होते हैं तो वायु किसकी वजह से होती है? चलती है। वो किसकी वजह से चलती है? वो होती है संवहन की वजह से। क्योंकि पृथ्वी के संपर्क में जो वायु आती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। जो ऊपर उठती है तो उसको वो संचरण होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संवहन। जो लंबवत, तो क्या बोलेंगे? संवहन। ये लंबवत मतलब कि ऊर्ध्वाधर चलन संचलन होता है, उसको क्या बोलेंगे? संवहन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि इसमें कहता है कि समान रेखा आइसोलाइन और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? आइसोनिफ हिमपात, आइसोहेल धूप, आइस हेलाइन लवणता, आइसोहिप्स मेघा क्लाउडीनेस मेघाच्छन्नता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। कौन सा इसमें सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3, 1 2 4। सही आंसर क्या है इसमें? 1 2 3। एक का करेक्ट आंसर क्या है? 1 2 3। और चौथा जो आइसोहिप्स है, ये है समुद्र तल से, यहां पर लिखा है समुद्र तल से उच्चावच उच्चावच की समान उच्चावच की समान ऊंचाई एवं समान ऊंचाई एवं आकार दर्शाने वाली रेखा। दर्शाने वाली रेखा। ठीक है, तो इसका आंसर 4 नहीं होगा इसमें, तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कथनों पर। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग सोलर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। दूसरा स्टेटमेंट है द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड गुड
ऑब्जर्वर्स ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस से दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है कि एक दो दोनों सही है, और जो इसमें बट बोथ करेक्ट आर एंड बोथ एक्सप्लेनेशन, एक और दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इसमें तीसरा क्या है, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा चौथा ऑप्शन क्या है, पहला गलत दूसरा सही। तो इसमें वैसे तो आंसर क्या है, आंसर तो इसमें क्या है, आंसर है ए। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सोलर रेडिएशन है, सन से वाली आने वाली जो किरणें हैं यहाँ पर, ये जो आती हैं, जो किरणें आती हैं, तो ये कैसी होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं। कैसी होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं, सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ये आती हैं तो हमारे वायुमंडल को बहते हुए अंदर चली जाती हैं, वायुमंडल को बहते हुए अंदर चली जाती हैं, और जाकर के सतह को क्या करती है, गर्म करती हैं। जब सतह गर्म हो जाती है, उसके बाद ये सतह गर्म होकर के भी अपनी रेज को निकालती है। इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। जो पार्थिव विकिरण होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग वेव होता है, दीर्घ विकिरण होता है। और ये जब निकलने की कोशिश, मतलब वायुमंडल में पहुंचते हैं पार्थिव विकिरण, तो वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, इनको अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हमारे वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। तो पहला स्टेटमेंट, सॉरी सॉरी इसमें गलत, इसमें मैंने गलत मार्क कर दिया है गलती से, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, कि इसमें पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है। तो गलत है, क्यों, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इनसे ज्यादा गर्म होता है सोलर रेडिएशन के कंपेयर में, क्या, हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है और सोलर रेडिएशन से कम गर्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, ठीक है। ये जल्दी में थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, वायु के तापमान के संबंध में कौन सा सही है। वायु के तापमान के संदर्भ में कौन सा सही है। क्वेश्चन कहता है एयर एयर टेम्परेचर इज मेजर्ड एट द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 1.2 मीटर या 3 फीट एबव द ग्राउंड सरफेस। वायु का तापमान भूपृष्ठ से 1.2 मीटर या 3 फुट की ऊंचाई की मानक ऊंचाई पर मापा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर, औसत दर, को पर्यावरणीय तापमान ह्रास दर कहते हैं। तो कौन कौन सही है, 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें क्या सही है, इसमें क्या सही है, इसमें आंसर सी करेक्ट है। सी करेक्ट है कि वायु के तापमान भूपृष्ठ से 1.2 मीटर या 3 फुट की मानक ऊंचाई पर मापा जाता है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल लैप्स रेट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नॉर्मल लैप्स रेट में कि 165 मीटर की हाइट पर, 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता है। उसको सामान्य पतन दर या पर्यावरणीय पतन दर, तापमान पतन दर कहते हैं, इसको सामान्य पतन दर भी कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट भी सामान्य पतन दर भी कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 किससे है, यह है भारतीय भूगोल से। क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय मरुभूमि जिसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाकल्प के दौरान समुद्र के नीचे थी। मतलब द इंडियन डेजर्ट आल्सो नोन एज मरुस्थली इज बिलीव्ड टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एरा। कौन सा एरा में था, तो सीनोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन एरा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी। सीधा आंसर है, सीधा क्वेश्चन है इसका, सीधा इसका आंसर है मेसोजोइक एरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दोआब के नाम बताने हैं। दोआब कौन सा है, उसको किस नदी के बीच में है। तो पहला है बीस्ट दोआब, बीस्ट का मतलब बीस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब और छाछ दोआब। किससे मिलाना है, तो बीस्ट वाला देखो, बीस्ट व्यास और रावी नाम से किसमें मिला रहा है, व्यास और रावी, व्यास और रावी। तो इसमें किसमें मैच कर जाएगा, तो सी वाले में। बारी से व्यास, सॉरी चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम। पहले इसको आप देख लीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज कि इसमें सिंध सागर दोआब, सिंध और झेलम के बीच में, छाछ झेलम और चेनाब के बीच में, रचना चेनाब और रावी के बीच में, बारी रावी और व्यास के बीच में, बीस्ट सतलज और व्यास के बीच में। और एक क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तर में क्या है, सबसे ऊपर क्या है, सिंधु सागर दोआब, सबसे नीचे क्या है, बीस्ट। तो बीस्ट किसके बीच में है, व्यास और रावी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो गया। दूसरा, इसमें बारी किसमें बारे में हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रावी और व्यास, रावी और व्यास। तो पहला तो मैंने मैच कर दिया, पहला वाला किसमें होगा, तो पहला वाला होगा तीसरे में, ए होगा तीसरे में, ये तो सही होगा। दूसरी बात, यहाँ पर
बी का क्या होगा, 2 हो जाएगा, बी का क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और सी का क्या होगा, 1। अभी मैंने बताया आपको कि रचना, रावी और चेनाब, रावी और चेनाब, और डी वाला क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4। चार्ज किस में होगा, चेनाब और झेलम। इसलिए आंसर करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका ए, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। गंगा के मैदान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गंगा के मैदान में कोई पश्चिम से यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती है। दूसरा कारण क्या है, गंगा के मैदान में कोई ज्यो ज्यो ऊपर की ओर जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाएंगी। अब इसमें कहता है ए और आर दोनों सही हैं, आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथे में आर गलत है, ए सही आर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा कि जैसे जैसे कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को जाएगा वैसे वैसे मानसूनी वर्षा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, क्योंकि गंगा के मैदान में जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ेगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवनें और ऊंची होती जाएंगी, तो ऊंची होती जाएंगी तो क्या होगा, इसमें आर्द्रता कम होती जाएगी, और आर्द्रता कम होगी तो क्या होगा, वर्षा भी कम होती जाएगी। आर्द्रता कम तो वर्षा भी कम, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 14 की बात करते हैं। कथन है भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़े में कुछ वर्षा होती है। सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर करेक्ट है। कारण जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून तो सक्रिय होता है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है, तो सही है। फिर जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जो सक्रिय होता है ये सक्रिय कहाँ होता है, तो दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में। कहां पर होता है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये वर्षा करता है। लेकिन उत्तर भारत में जाड़े में वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं इसको, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। और ये क्या है, एक तरीके की चक्रवाती वर्षा है। ये कहां से होती है, तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, जिससे भारत में वर्षा होती है। तो यहां पर आप देखेंगे सही तो दोनों स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की जा रही है। क्यों नहीं व्याख्या की जा रही है, क्योंकि उत्तर भारत में वर्षा का कारण उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होना नहीं है, जबकि भूमध्य क्या है, भूमध्य जो पश्चिमी सॉरी भूमध्य सागर है उससे उत्पन्न होने वाला जो चक्रवात है, चक्रवाती वर्षा उत्तर भारत में बरसात करती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन 15 है, सिंधु नदी बेसिन के बारे में बताना है कि सिंधु नदी का विस्तार कहाँ है, किन किन स्टेट्स में। पहला लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। दूसरा स्टेटमेंट लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। तीसरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और चौथा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी। अब यहां पर सवाल बेसिन, बेसिन क्या है, तो देखो बेसिन का मतलब इतना सा है, कोई मुख्य नदी प्लस सहायक नदी, उसकी सहायक नदी जितने क्षेत्र में फैली होती है, जितना क्षेत्रफल कवर करती है, वो सब क्या होता है, बेसिन। तो अगर आप देखोगे ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी में बहुत सी नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी नदियां, अभी आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी नदी आती हैं। जैसे आपको पता है कि पंचनद तो होता है, पंचनद का मतलब क्या हो गया, पंचनद का मतलब हो गया जो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम के साथ साथ में बहुत सी ऐसी नदी हैं जो ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर में आकर के मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जास्कर हो गया, द्रास हो गया, गिलगित हो गया, श्योक हो गया, ये सब यहाँ पर आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो इसका विस्तार देखो, सिंधु नदी तो खैर कम एरिया में बहती है। सिंधु नदी कहाँ पर है, तो ये केवल ऊपर देखेंगे तो लद्दाख वाले हिस्से में बहते हुए सीधा निकल जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान। लेकिन सिंधु नदी बेसिन काफी ज्यादा फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। फिर क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख और जास्कर के बीच में, जास्कर परोसेडी के बीच में प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर पूरे इंडिया का मैप देखेंगे इसमें, तो इंडिया का मैप यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो नदी है
ये है। तो यहाँ पर काराकोरम है, पर्वत है। काराकोरम के बाद में यहाँ पर लद्दाख पर्वत है, और यहीं पर क्या है, जास्कर। यहीं पर क्या है जगह, जास्कर। तो ये लद्दाख, ये लद्दाख पर्वत, और ये जास्कर, जास्कर पर्वत है। और इसी के बीच में यहीं पर ये नदी कौन सी बहती है, इसको बोलते हैं इंडस, यानी कि सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो लद्दाख और काराकोरम, दो पर्वतों के बीच में, लद्दाख और काराकोरम के बीच में कौन सी नदी बहती है, इसका नाम है सिंधु नदी। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। अब यहां पर समझिएगा कि अटक की में अपनी यात्रा से मतलब कि सिंधु नदी बहती है, तो जब ये अटक पहुंचती है तो वहां पर किस नदी से आकर के मिलती है, अफगानिस्तान की किस नदी से आकर के मिलती है, हेलमंद, अमू दरिया, काबुल। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए ये सवाल कब कहाँ, बीपीएससी सवाल है, से 5 ऑप्शन थे। अब देखो यहाँ पर अगर थोड़ा भी आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था, आपको एक पढ़ा है कि अमू दरिया इंडिया में नहीं है, ना तो पाकिस्तान में है। अमू दरिया ना तो भारत में है और ना ही पाकिस्तान में है। तो ये कहाँ पर है अमू दरिया, इंडिया के आसपास तो कहीं है नहीं, पाकिस्तान में अफगानिस्तान में भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें बचा हेलमंद, अफगानिस्तान में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, काबुल रिवर, काबुल नदी क्या होती है, सिंध नदी में उसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। जो काबुल नदी है वो कहाँ पर है, ये काबुल नदी कहाँ है, ये अटक के पास इंडस में आकर के दाहिने तट पर, दाएं तट पर आकर के मिलती है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का सही युग्म उत्तर से दक्षिण, यहां पर देखो क्रम फिर से आ गया, उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन इसमें है झेलम चिनाब रावी सतलज, झेलम रावी चिनाब सतलज, झेलम झेलम रावी झेलम चिनाब सतलज, रावी चिनाब झेलम सतलज। तो क्या है, याद रखिएगा, सबसे पहले सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो क्या होगा, ये दक्षिण से उत्तर है। तो सबसे उत्तर में क्या होगा, सबसे उत्तर में झेलम होगा। सबसे उत्तर में क्या है, झेलम। तो ये दो तो गया। झेलम के बाद में क्या होगा, चेनाब, तो ये भी है गया। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर इसका होगा करेक्ट, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की जब बात करते हैं, कहता है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सारी नदियों को उत्तर से दक्षिण, देखो वही सेम सवाल, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कहता है, अभी मैंने बताया सबसे उत्तर में क्या है, तो जनाब झेलम। तो कौन सी है सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में है झेलम। तो 2 नंबर जिस ऑप्शन में सबसे पहले होगा वही सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर झेलम के बाद में क्या आ जा रहा है, चेनाब। झेलम के बाद में क्या आएगा, चेनाब, तो 1 नंबर होगा, तो यानी कि 2 1 3 4 ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर है, 2 1 3 4। ठीक है, और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में उत्तर से दक्षिण, देखो डायरेक्शन को मैंने पहले ही बताया है, डायरेक्शन को लेकर के एक सवाल जरूर पूछता है, और कहीं भी पूछ सकता है, वो पर्वत में भी पूछ सकता है, पठार में भी पूछ सकता है, नदियों में पूछ सकता है, मॉर्थल में पूछ सकता है, और चोटियों में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैपिंग करते टाइम आप उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम दिशाएं ध्यान रखेंगे। इसमें कहता है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई नदियों नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुयुग्म है, मतलब कौन सा सही पेयर है। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज। दूसरा ऑप्शन है श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। तीसरा ऑप्शन जास्कर, श्योक, सतलज, स्पीति। चौथा है जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीति। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा आंसर आंसर सही होगा, तो सही होगा इसमें आंसर सी, बी। क्यों, श्योक कहां पर है, अगर श्योक की बात करेंगे तो श्योक कहां पर है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये श्योक, इसमें सही कौन सा मैंने बताया, बी। क्यों, देखते हैं। श्योक
की जब बात करते हैं तो किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु कहाँ बहती है? तो उत्तर में बहती है। सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। स्पीति, स्पीति कहां पर है? तो स्पीति की जब बात करेंगे तो ये सतलज की सहायक नदी है। सतलज की सहायक नदी, सहायक नदी। सतलज तो खुद ही एक नदी है, लेकिन ये किसके कहाँ मिलती है जाकर के? तो ये सिंध में मिलती है, सिंधु की सहायक नदी, सिंध की सहायक नदी है। और जास्कर, जास्कर भी किसमें मिलती है? तो जास्कर भी सिंध में जाकर के मिलती है। ठीक है। सिंध की सहायक नदी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कर लिए और ऐसे ही धीरे धीरे हम सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और सुझाव है, कोई कमेंट है तो जरूर बताइएगा। और अगला क्लास 8 होगा जिसमें हम 20 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।